हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन, टाइप्स और उसके साथ में कॉजेज, इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। कॉजेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी को दोनों को डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। It is defined as the inability of couple to conceive pregnancy after 1 year of unprotected intercourse। बेसिकली इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी कपल्स होते हैं ना, वो अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते हैं आफ्टर वन ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी कपल्स के अंदर प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलती है, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में और देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू कपल हु हैड नेवर हैड अ चाइल्ड और नेवर कंसीव्ड। प्राइमरी के अंदर तो क्या होता है ना, ऐसे कपल्स जिन्होंने आज तक कोई भी बेबी कंसीव नहीं किया है वो आते हैं। ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट मीन्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कंसेप्शन हैन अकर्ड। इसका मतलब है एक कंसेप्शन तो हो चुका है, या तो कपल्स का एक बेबी तो है बेसिकली, बट करंटली द कपल कैन नॉट कंसीव अ प्रेगनेंसी। बट अब जो है वो कपल जो है वो प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम पर नहीं कर पा रहा है कंसीव। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉजेस के बारे में। इसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं। बेसिकली क्या होता है, मेल इनफर्टिलिटी अगर है या फिर मेल के अंदर अगर कोई भी ऐसा कॉज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, या इसकी वजह से जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी बेबी को। इसके अलावा सेकंड है हमारे पास फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल रिलेटेड कोई भी रीजंस होते हैं या फिर तो फीमेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पहले मेल इनफर्टिलिटी को, उसके बाद में फीमेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक। स्टार्ट करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन से। मेल infertility is a condition in which a married couple is not able to conceive a child due to dysfunction of male reproductive health। बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी मैरिड कपल होता है ना, वो बेसिकली एक चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका रीजन होता है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई भी डिसफंक्शन। अगर किसी भी मेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है या उसके अंदर कोई भी डिसफंक्शन देखा जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से अगर पेशेंट जो है या फिर जो कपल्स है वो एक बच्चे को बेसिकली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। कॉजेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो मेल इनफर्टिलिटी है वो देखी जाती है किसी भी पर्सन के अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मेल इनफर्टिलिटी इज मोस्ट कॉमनली occurs due to deficiency in semen quality and semen quantity। सीमन क्वांटिटी से मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म। बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी का सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जो सीमन होता है उसके अंदर किसी भी डेफिशिएंसी देखी जाती है। अगर उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो एक कारण होता है। इसके अलावा क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि जो नंबर होते हैं स्पर्म्स के, अगर वो डिक्रीज है, बेसिकली उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कॉज के बारे में, ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड। अगर कोई भी ऐसा ब्लॉकेज है बेसिकली जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है, तो वो भी एक रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। क्योंकि अगर स्पर्म जो है वो बाहर नहीं होगा, इजैक्यूलेट नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले कॉज की, डिफेक्ट इन द स्पर्म। बेसिकली कोई भी अगर डिफेक्ट है स्पर्म की क्वालिटी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी बर्थ डिफेक्ट है, किसी भी पर्सन के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैंसर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। अगर कैंसर ट्रीटमेंट कोई भी पर्सन ले रहा है
सच एज कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी। इसके अलावा एक्सपोजर टू हाई हीट फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई हाई हीट है उससे एक्सपोजर हो रहा है किसी पर्सन का, तो उसकी वजह से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर देखा जाता है। अगला कॉज है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एल्कोहल और हार्मफुल ड्रग्स लाइक कोकेन। सो बेसिकली अल्कोहल या फिर जो भी हेल्थ इंजीरियस सब्सटेंस होते हैं, सच एज कोकेन या फिर कोई भी ड्रग, उसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर देखा जाएगा और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, सो बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर देखा जाएगा और इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन सच एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कोई भी डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करवाता है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है इन मेल इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती है सच एज सिमेटिडाइन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। सो बेसिकली इनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको मेल इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि ओवरवेटेड अगर कोई भी पर्सन जिसका वेट बेसिकली ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले कॉज के बारे में, ओल्डर एज। सो बेसिकली अगर ज़्यादा एज है किसी पर्सन की, या जो भी ओल्डर एज पीपल होते हैं उनके अंदर भी चांसेस मेल इनफर्टिलिटी के हाई होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट के अंदर हाईली टॉक्सिन्स है तो वो भी बॉडी के अंदर जाके इनफर्टिलिटी कॉज कराते हैं। वैसेक्टोमी, कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोस्पेडियास। सो बेसिकली हाइपोस्पेडियास की वजह से भी आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर जो हमारे पास यूरेथ्रा होती है उसके अंदर कोई डिफेक्टिव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अजोस्पर्मिया, इसके अंदर जो है स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इस कंडीशन की वजह से भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उनके एक्सपोजर की वजह से भी आपको जो है देखने को मिलती है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, जिसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है इनफर्टिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस क्या होता है? दिस कैन बी डन बाय कलेक्टिंग द सीमन स्पेसिमेन। अब सीमन एनालिसिस जो होता है बेसिकली वो सीमन को एनालिस करते हैं लेबोरेटरी में ले जाके। तो सबसे पहले सीमन का एक स्पेसिमेन लेते हैं, जिसको कैसे लिया जाता है? सीमन इज जनरली obtained by masturbating or ejaculating your semen into a clean container which may after pass through a lab analysis. बेसिकली क्या होता है, इजैक्यूलेशन करवाया जाता है सीमन का एक क्लीन कंटेनर के अंदर और उसके बाद में उसको लैब एनालिसिस से गुजरवाया जाता है, बेसिकली या पास किया जाता है ताकि सीमन को एनालिस किया जा सके इनफर्टिलिटी का कॉज जानने के लिए। ये तो था हमारे पास सबसे पहला डायग्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड डायग्नोसिस के बारे में, जो कि है हार्मोन टेस्टिंग। अब हार्मोन टेस्टिंग से यहाँ पर क्या मतलब है? यू हैव अ ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड अदर मेल हार्मोन। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जो कि लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन और जो भी मेल हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल को टेस्ट किया जाता है कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज जेनेटिक टेस्टिंग। Genetic testing may be done to determine whether there is a genetic condition which is responsible for infertility. बेसिकली अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखी जाती है तो उस कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाई जाती है। इसके अलावा टेस्टिक्यूलर बायोप्सी। टेस्टिक्यूलर बायोप्सी क्या होता है? इन सेलेक्टेड केसेस टेस्टिक्यूलर बायोप्सी may be performed to identify abnormalities contributing to infertility. टेस्टिकुलर बायोप्सी क्या होती है? कुछ केसेस होते हैं ऐसे जिसके अंदर टेस्टिकुलर बायोप्सी परफॉर्म की जाती है ताकि जो abnormalities है उनका पता लगाया जा सके जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करवा रही है, एंड टू रिट्रीव स्पर्म टू यूज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स सच एज IVF।
यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली क्या होता है, टेस्टिकुलर बायोप्सी की हेल्प से जो है वो आईवीएफ परफॉर्म किया जाता है, जिसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, it is a type of infertility treatment where eggs are combined with sperm outside your body in the lab. So basically ये एक तरीके की ट्रीटमेंट ही है इनफर्टिलिटी का, जिसके अंदर जो एग होता है और स्पर्म होता है उन दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब के अंदर, बॉडी के आउटसाइड। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली डायग्नोसिस के बारे में, जो कि है इमेजिंग टेस्ट। अब इमेजिंग टेस्ट क्या है? In certain situations, imaging studies such as brain MRI, bone mineral density test, transrectal or scrotal test, ultrasound और a test of the vas difference यानी कि sperm defect डिटेक्ट करने वाला टेस्ट। तो ये सारे भी कुछ टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, जो कि करवाए जाते हैं इन सारी सिचुएशंस को पता लगाने के लिए कि अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करवा रही है या नहीं करवा रही। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन तो होता ही है पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लेप्रोस्कोपी और सोनोग्राफी भी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है डायग्नोसिस के अंदर। सो ये सारा हमारा डायग्नोसिस था, जो कि हेल्प करता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की डायग्नोस करने में। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है इस कंडीशन के अंदर? सबसे पहले है लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाते हैं, improving lifestyle by discontinuing selected medications। so basically lifestyle को जो है improve किया जाता है इस कंडीशन से बेसिकली रिलीव पाने के लिए। तो सबसे पहले तो डिसकंटिन्यू किया जाता है ऐसी मेडिकेशंस को जो कि हेल्प कर रही है या फिर जो कि बेसिकली कॉज कर रही है इनफर्टिलिटी को। रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सटेंस, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है लाइक कोई भी ड्रग हो गई, कोई भी अल्कोहल, स्मोकिंग, एनीथिंग एल्स, जिसको बेसिकली रिड्यूस करवाया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूविंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, जो भी इंटरकोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को इम्प्रूव करवाया जाता है बाय रेगुलर एक्सरसाइजेज। ऑल दिस फैक्टर इम्प्रूव द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। और इन सारे फैक्टर्स पर काम करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो होते हैं वो बेसिकली हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है, मेडिकेशन से रिलेटेड। सो देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस which improves the man's sperm count। so basically ऐसी कुछ medications होती है जो कि sperm count को increase करती है मैन के अंदर, जो basically दी जाती है इस condition के अंदर। testicular function including sperm production and quality, administration of testosterone to treat testosterone deficiency। so basically अगर जो है टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन को एडमिनिस्टर करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इज सर्जरीज। Surgery may be able to reverse a sperm blockage and restore fertility। So basically अगर कोई भी ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास यूरेटस कोई भी एक डक्ट होती है जिसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे की तरफ नहीं फ्लो कर पा रहा है, तो उस ब्लॉकेज को सर्जरी के द्वारा ट्रीट किया जाता है ताकि जो है फर्टिलिटी जो है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट लास्ट है स्पर्म रिट्राइवल। अब स्पर्म रिट्राइवल क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजर दैट रिमूव स्पर्म फ्रॉम अ मेंस टेस्टिकल्स। सो बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मेंस के टेस्टिकल से स्पर्म को रिमूव किया जाता है। दीज टेक्निक्स ऑब्टेन स्पर्म वेयर देयर इज नो स्पर्म ऑन इजैक्यूलेटिंग। सो बेसिकली ये जो टेक्निक होती है तब अपनाई जाती है जब इजैक्यूलेशन के दौरान कोई भी स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आ रहा है पेशेंट की बॉडी से। सो ये था हमारे पास फीमेल इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन इन विच a married couple is not able to conceive a child due to female infertility factors। so basically अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी मैरिड कपल जो है वो एक चाइल्ड या बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहा है बिकॉज कोई भी फीमेल इनफर्टिलिटी या फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर्स या फैक्टर्स की वजह से, सो बेसिकली उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी। इसको और इजी लैंग्वेज में समझे तो बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो कोई भी पेरेंट्स जो है वो बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं फीमेल के अंदर कोई भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में कि क्या क्या कॉजेज होते हैं या क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये किसी भी फीमेल के अंदर देखी जाती है। सबसे पहले है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स सच एज
एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। सो बेसिकली सबसे पहले तो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो बेसिकली ऐसा कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है सच एज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसको हम लोग एपीएस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? इज अ सिंड्रोम इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक प्रोटीन इन द ब्लड। सो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ब्लड बॉडी की जो सेल्स होती है वो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको अटैक करती है। सो ये एक रीजन होती है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट दैट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अगर कोई भी बर्थ डिफेक्ट देखा गया है किसी पेशेंट के अंदर जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तो वो भी इसका एक रीजन होता है। इसके अलावा कैंसर और ट्यूमर, अगर कोई भी कैंसर या ट्यूमर है तो वो भी इसका एक रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। सो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो भी है, इसका एक रीजन है। इसके अलावा डायबिटीज, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। सो अगर अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है किसी कंडीशन के अंदर, सो वो भी इनफर्टिलिटी कॉज करवाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइजिंग टू मच। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी इसका एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर्स और पुअर न्यूट्रिशन। सो बेसिकली पुअर न्यूट्रिशन है अगर किसी पर्सन के अंदर, किसी भी फीमेल के अंदर बेसिकली, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। अबनॉर्मल ग्रोथ इन द यूटेरस एंड सर्विक्स। अगर कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो देखी जाती है यूटेरस और सर्विक्स के अंदर, सो वो भी एक रीज़न होती है इस कंडीशन का। इसके अलावा मेडिसिन सच एस कीमोथेरेपी ड्रग्स। सो जो है कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है उसकी जो मेडिसिन होती है वो भी इसके उसके साइड इफेक्ट से भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स होते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाना या फिर उसका जो इम्बैलेंस होता है वो भी इनफर्टिलिटी कॉज करवाता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी या ओवरवेटेड है अगर कोई भी वुमन, तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा ओल्डर एज जो वुमेन्स होती है उनके अंदर भी ज़्यादा देखने को मिलती है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट। अब ये क्या होता है? सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड विद इन द सरफेस ऑफ ओवरी। सो बेसिकली ओवरी का जो सरफेस होता है उसके अंदर कोई भी सॉलिड या फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। इस कंडीशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, a hormonal disorder causing enlarged ovaries with small cyst on the outer edge। सो बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो ओवरीज होती है वो इनलार्ज हो जाती है और इस कंडीशन की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा थायराइड डिजीज भी इसका एक रीज़न होती है। पेल्विक इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, पेल्विक इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी आपको, स्मोकिंग भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखी जाती है वुमेन्स के अंदर। सर्जरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो बेसिकली अबॉर्शन बोल लो या फिर कोई भी ऐसा प्रेगनेंसी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए कोई भी अगर सर्जरी की गई है तो उस कंडीशन की वजह से आपको देखने को मिलती है इनफर्टिलिटी। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अल्कोहल और हार्मफुल ड्रग्स लाइक कोकेन। सो जैसा कि हमने बात करी थी पहले कि अल्कोहल और जो हार्मफुल ड्रग्स होती है उनको लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होता है उसको यूज़ करने की वजह से भी देखने को मिलती है, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर और ओबेसिटी ये भी इसका एक रीज़न होती है। सो ये सारे हमारे पास कॉजेज थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। अब डायग्नोसिस के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस सिचुएशन के अंदर डायग्नोस किया जाता है इस कंडीशन को। फर्स्ट है ओव्यूलेशन टेस्टिंग। ओव्यूलेशन टेस्टिंग क्या है? अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स दैट यू आर ओव्यूलेशन और नॉट। सो बेसिकली ओव्यूलेशन टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है, एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जिसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि ओव्यूलेशन का जो फेज है वो है किसी फीमेल के अंदर या नहीं है। अब ओव्यूलेशन क्या होता है? फेज ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वुमेन्स के अंदर, दैट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एन एग और ओवम फ्रॉम वन ओवरी।
जो कि ये बताता है कि जो ओवरी है वहाँ से जो ओवम है या फिर एग है वो रिलीज हुआ है या नहीं। इस टेस्ट को बोलते हैं ओव्यूलेशन टेस्ट। नेक्स्ट है सेकंड, हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक एक्सरे प्रोसीजर होता है that is used to view the inside of uterus and fallopian tube for any blockage or other problem. So basically यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब जो होती है ना, उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है या नहीं, उसके लिए जो है ये एक्सरे प्रोसीजर्स होता है जो कि बेसिकली करवाया जाता है। और इसके अलावा आल्सो डिटरमाइन द कैविटी इज नॉर्मल और नॉट, और ये भी बताता है कि जो कैविटी है हमारे पास वो नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट है ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। This test determines the quality and quantity of egg available or for ovulation. So basically जो भी egg या ovum जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि ovulation के दौरान हमको मिलता है, उसकी जो quantity और quality है उसको determine करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ovarian reserve test. नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट क्या होता है, pelvic ultrasound looks for uterine और fallopian tube disease. सो बेसिकली क्या होता है, ये एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि यूटेराइन और फेलोपियन ट्यूब डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन विल हेल्प आल्सो। हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट जो होता है, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस डिजीज का पता लगाने के लिए। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेप्रोस्कोपी और सोनोग्राफी भी इस कंडीशन के अंदर हेल्प करती है। सो ये था हमारे पास डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट में देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले है स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन विथ फर्टिलिटी ड्रग्स। सो बेसिकली ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है फर्टिलिटी ड्रग्स की हेल्प से। फर्टिलिटी ड्रग्स आर मेन ट्रीटमेंट फॉर वुमन हु आर इनफर्टाइल। सो बेसिकली फर्टिलिटी ड्रग्स जो होती है वो सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है वुमेन्स के लिए जो कि इनफर्टाइल है। Due to ovulation disorders, these medications regulate ovulation. So basically क्या होता है, जिनको भी ovulation disorders हैं उनके लिए medications जो होती है वो बहुत ज़्यादा helpful होती है। नेक्स्ट है IUI, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। अब ये क्या होता है, इन IUI the healthy sperm are placed inside the uterus around the time when the ovary release egg. सो बेसिकली क्या होता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ओवरी होती है वो एग्स को रिलीज करती है, उस दौरान जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनको प्लेस कर दिया जाता है लेबोरेटरी टेक्निक के द्वारा, और उस कंडीशन को बोलते हैं IUI, जो कि फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, यानी कि नॉन कैंसेरियस सेल्स ग्रोथ इन द इनर वॉल ऑफ वोम। सो बेसिकली अगर कोई कंडीशन है जिसके अंदर जो कैंसेरियस सेल्स होती है, नॉन कैंसेरियस सेल्स, उसकी ग्रोथ हो जाती है वोम के अंदर, सो और इंट्रा यूटेराइन स्कार, दीज आर सर्जरीज टू रिस्टोर फर्टिलिटी। और इसके अलावा क्या होता है, इन केसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक सर्जरी होती है जो कि हेल्प करती है यूटेरस के फंक्शंस को वापस से रिकवर करने के लिए। उस सर्जरी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी। सो बेसिकली ये सर्जरी होती है, द सर्जरी परफॉर्म इनसाइड द यूटेरस। सो बेसिकली ये सर्जरी होती है जो कि यूटेरस के अंदर परफॉर्म की जाती है, जो बेसिकली क्या होती है, जो भी नॉन कैंसरियस सेल्स की ग्रोथ होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन ट्रीटमेंट आल्सो डन। सो बेसिकली गोनाडोट्रोपिन ट्रीटमेंट भी यहाँ पर दिया जाता है जो कि LH और FSH को रिलीज करता है और प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज करता है। सो ये सारा हमारे पास ट्रीटमेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।